हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखो इधर, ये ग्रेविटेशन बहुत ही खतरनाक चैप्टर है, लेकिन सबसे इजी चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो भी फैक्ट एंड फिनोमिनाज होगा वो हमें रियली में ऑब्जर्व होंगे, जिनको हमने देखा भी है, जिनको हमने समझा भी है, ठीक है। लेकिन हमें साइंस के लैंग्वेज में नहीं पता कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशन। क्या बच्चा आपको मालूम है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आता है, आपने ये तो देखा होगा ना, एवरीथिंग, आपका रेन हो, अरे बारिश हो रही, बारिश उसको पसंद नहीं आता, बारिश की बूंदे, ठीक है। पत्थर फेंकोगे ऊपर से नीचे गिरता है, आप गिर जाओ ऊपर से नीचे, नीचे ही गिरोगे, ऊपर नहीं जाओगे। एप्पल भी गिरता है नीचे ही। तो बात समझ में आया क्या होता है बच्चों। अर्थ जो है, एवरी बॉडी, हर एक बॉडी को अपनी ओर खींचता है। तो इसी इत्तेफाक में एक एप्पल गिरा था कहीं पर, तो एक महान विद्वान ने इसको देखा और उन्होंने समझा कि यार ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ये हवा में लटका क्यों नहीं, ऊपर क्यों नहीं गया। ऐसा ही एक बंदे का दिमाग में बात आ गई और इसने हमारे दिमाग की XYZ कर दिया। XYZ में तो समझ लो, बच्चे बहुत उल्टे सीधे बोलते होंगे, लेकिन नहीं बेटा, हमको साइंस समझ में नहीं आती, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, एक बंदा जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन, बंदा नहीं है भैया, ये आइजैक न्यूटन है, महान साइंटिस्ट। अभी आपको एक सर्वे में बताऊं, आइंस्टीन और न्यूटन के बीच में एक सर्वे हुआ था, तो सबसे इफेक्टिव साइंटिस्ट जो थे वो है आपके न्यूटन, सबसे प्रभावी साइंटिस्ट। एक्चुअल में क्या है, इन्होंने बहुत काम किया है, ठीक है। तो चलो एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ न्यूटन के बारे में। एक लड़का जो 7 मंथ में पैदा हो जाता है, प्री मैच्योर, कब होता है, 1642, जो 25 दिसंबर को पैदा होता है, ठीक है। 7 मंथ का बच्चा प्री मैच्योर, बचने का कोई उम्मीद ही नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, भगवान जो हमें जिंदा रखता है ना, तो आप ये बात समझना कि ज़रूर उसका कोई मकसद है हमें जिंदा रखने के लिए, उसे हमें कोई, उनको हमसे कोई इम्पॉर्टेंट काम लेना है। जिस दिन आपका मकसद पूरा हो जाएगा, आप इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे। लेकिन इस बच्चे से काम लेना था, बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करवानी थी, ठीक है। अरे मजाक कर रहा हूँ, है ना। तो ये पैदा हुए 7 मंथ में, ठीक है। लेकिन ये पैदा कब हुआ है पता है, 3 मंथ जब उसके फादर जो है वो एक्सपायर हो गए, उसके 3 मंथ बिफोर, उसके आफ्टर 3 मंथ आफ्टर, जब उसके फादर क्या हो गए, डाइड। इसके फादर बहुत बड़े किसान थे, इंग्लैंड में पैदा हुआ। अब बहुत बड़े किसान थे। अब इनका जो नाम था, इनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। तो इनके नाम से इनका नाम रखा गया, किनका, ये नन्हा न्यूटन, जिनका नाम एकदम अपने पापा के नाम से रखा गया, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब ये 3 साल के हो गए, जब 3 साल के हो गए, तो इनकी मम्मी, जिनका हन्ना नाम है, इनकी नाम था, इनकी मम्मी जो है, इन्होंने सेकंड मैरिड कर ली, सेकंड मैरिड। अब सेकंड मैरिड जब ये 3 साल के हुए, सेकंड मैरिड, तो इनको अपने के नानी के वहाँ छोड़ दिया गया। तो फिर क्या हुआ, अब यहीं से धीरे धीरे बड़े होते गए। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, ये इनके सेकंड मैरिड जो इनका स्टेप फादर था, ये इनको कभी पसंद नहीं करते थे। आपको बता दूं, जब 19 साल के थे ना न्यूटन, तो अपने पापा के जो ये सेकंड मैरिड, जो उसका पापा है, सेकंड स्टेप फादर, उनके घर जलाने तक की धमकी दी थी। तो भैया बहुत खतरनाक थे न्यूटन, क्रिमिनल माइंडेड भी था। अब चलो धीरे धीरे बड़े हो गए, ये कभी उनको पसंद नहीं करते थे। जब ये 12 साल के हुए, तो 12 से लेकर 17 साल तक इन्होंने एक स्कूल में एडमिशन लिया, द किंग्स स्कूल। ये कहाँ है, ये ग्रांथम में है, इंग्लैंड के ग्रैंथम में है,
ठीक है। इन्होंने वो एडमिशन ली 11 से लेकर 17 साल के बीच में। इनके बीच में बहुत सारी स्टोरी है। एक बार न्यूटन के स्कूल से भगा दिया था किसी वजह से, लेकिन फिर क्या हुआ, इनकी मम्मी जो थी, इनकी मम्मी के पास चले गए और उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा आपके पापा किसान थे। अच्छा, कुछ देर बाद इसका सेकंड मैरिड वो भी मर गया या फिर उनका तलाक हो गया, जो भी हुआ, ठीक है। अब इनके बीच में क्या हुआ कि ये स्कूल में पढ़ाई करते करते बहुत सारी दिक्कतें थी। इनको एक बार भगा दिया था न्यूटन को स्कूल से, बदमाशी करी होगी या फिर कुछ करा होगा, क्योंकि खुराफात माइंडेड तो था ही, गुस्सा आता था उनको बहुत ज़्यादा, तो भगा दिया था। तो फिर इनकी मम्मी ने बोला किसानी करो, तो बोले नहीं किसानी तो नहीं करूँगा मैं तो पढ़ाई करूँगा। तो फिर वापस आए स्कूल, इनमें पढ़ाई करी, तो इनमें बहुत महारत हासिल करी, इतनी पढ़ाई करी कि जितने भी टॉपर्स थे सबको पीछे कर दिया। तो जब 1600 ये कितना हो गया था, 16 से समथिंग 63 हो गया होगा, 53। इसके बाद इन्होंने क्या करा, 65 तक इन्होंने कॉलेज में पढ़ाई करी, 2-3 साल कॉलेज में पढ़ाई करी, जो ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ाई करी। इन्होंने डिग्री ले ली। जैसे इन्होंने डिग्री ले ली, 1665 में एक प्लेग करके एक बहुत बड़ी महामारी आई थी। जैसे हमारे पास कौन है, कोरोना, उसी तरह इनके पास एक प्लेग करके बीमारी थी इस टाइम पे, और ये इतना खतरनाक था, इतना बढ़ गया था कि स्कूल एंड कॉलेज सब बंद हो गए थे। लॉकडाउन लग गया था। ये वर्ड बहुत खतरनाक है हमारे जीवन में, लॉकडाउन। अब लॉकडाउन लग गया था तो न्यूटन साहब क्या थे, खाली बैठे थे, और कहते हैं ना बच्चों, खाली दिमाग शैतान का होता है। इन्होंने शैतानी शुरू कर दी। ये जो 2 साल है, 1665 और 1667 में, इन 2 साल के बीच में न्यूटन साहब ने 2 थ्योरी के 2 ऑब्जर्वेशन के ऊपर गौर करा। कौन कौन से गौर करा? पहला तो न्यूटन्स जो है, जिसको बोला लॉज ऑफ मोशन। पहला क्या है? लॉज ऑफ मोशन। इसने भी हमारे जीवन को कुछ भी नहीं कर रखा है, ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और दूसरी बात यह है कि ग्रेविटेशन, इन दोनों की इजाद कर दी इन्होंने। कब? लॉकडाउन में बैठे बैठे। अरे लॉकडाउन में लोगों ने देखो किसी काम कर लिया, हमसे तो पढ़ाई भी नहीं होता है। ओ हो। चलो कोई बात नहीं, न्यूटन का भाई ट्यूटन तो बन जाओगे, थोड़ा पढ़ लो, 10th में अच्छे ले आओगे, 9th में भी अच्छे ले आओगे। तो देखो लॉकडाउन में इन्होंने क्या करा, एक्चुअल में ग्रेविटेशन का इजाद कहाँ से हुआ पता है? ये कुछ कर रहे थे, कहाँ पे? अपने गार्डन में टहल रहे थे। कहाँ पे बेटा? गार्डन में टहल रहे थे। सामने एक एप्पल का झाड़ था, ऐसा कुछ था, जो भी था, एप्पल यहाँ पे ऐसा टंगा हुआ था, वो गिरा नीचे। इसके दिमाग में आया कि यार ये नीचे क्यों गिरा, वाई फॉल डाउन, ठीक है, सोच में आ सकता है। तो वाई फॉल डाउन, तो इन्होंने बोला कि यार कुछ तो बात होगी, क्योंकि ये जो है ना गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। तो उन्हीं की बातों को लेके आगे बढ़े, और आगे आपको बता दें, इन्होंने ये बोला कि देखो भैया क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अर्थ की तरफ ही गिरती है, तो क्यों गिरती है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इन्होंने पता करा कि अर्थ के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, या फिर हर एक बॉडी के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। क्या लगाता है बच्चों? अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोला मैंने बच्चों? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोल दो, ठीक है। अभी देखो कैसे क्या होता है, हम कुछ भी, ये देखो नीचे गिर गया, हर कोई नीचे गिर जाता है, बहुत गिरे हुए इंसान है, सब नीचे ही गिरते हैं। तो मैंने ये बोला, इन्होंने, इनका कहना ये था कि अगर 2 हेवनली बॉडीज़ है, अभी तो हेवनली बॉडीज़ की बात करी बारी बारी, ये इसके सेंटर से यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस क्या है तुम्हारा? r है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। आप यहाँ पे डिस्टेंस लोगे, सेंटर से लोगे। पहली बात तो ये है, डिस्टेंस कहाँ से लोगे? सेंटर से लोगे। अब ये दोनों हेवनली बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो इन्होंने एक बड़ा अच्छा सा डेफिनेशन दिया कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स इज अट्रैक्ट ईच अदर with a force which is directly proportional to the
प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या बोला कि हर एक बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है। कैसा अट्रैक्टिव, नॉट रिपल्सिव। हम भी बहुत बार अट्रैक्ट हो जाते हैं रास्ते चलते चलते, सॉरी मजाक था ये, ठीक है। तो वो अट्रैक्शन नहीं है यहाँ पे मासेस के बीच में अट्रैक्शन है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इक्वेशन 1 दे दो। दूसरी बात इन्होंने क्या करा कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। बच्चे ये जो है ना, ये इन्होंने गैलीलियो के लॉ से इंस्पायर होकर ये रिलेशन निकाला था, ये ऐसे नहीं आया था, ये कैप्लर्स लॉ से इन्होंने इनको निकाला था, लेकिन हम इसको यही बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन हो गया क्या, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 अगर मैं बात करूं तो क्या समझ में आता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन में ये r का स्क्वायर, ठीक है। अब जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो पाएंगे F इक्वल टू g m1 m2 बाय r का स्क्वायर, जहां पर हमें साफ साफ समझ में आया अगर ये फोर्स है तो ये क्या हो गया आपका न्यूटन, ऐसा यूनिट फोर्स हैगा ना, ठीक है। अब ये जो g है, ये g है एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जिनको निकाला गया था कैवेंडिश ने, किन्होंने एक्चुअल निकाला था एक कैलकुलेटिव वैल्यू g, जिसका नाम दिया बाद में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है। और ये जो g की वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10⁻11। ऐसा यूनिट आप आराम से निकाल सकते हो। देखो बेटा, ऐसा यूनिट अगर निकालना है आपको किसी भी फॉर्मूले से तो आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो F इजिकल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर, जहाँ पे ये समझ में आ रहा है ये दोनों के दोनों मास है और ये तुम्हारा डिस्टेंस है, तो F इंटू आर स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2 इजिकल टू कितना होगा तुम्हारा कैपिटल G। फोर्स का न्यूटन, लेंथ का मीटर स्क्वायर है ना, इधर डिस्टेंस है ना तो मीटर ही होगा ना, ये kg इंटू kg। तो फाइनली आपका क्या आ गया यहाँ पे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में kg का स्क्वायर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर kg की पावर -2। बात समझ में आ रहा है। ये है तुम्हारा g, ये सब दूर रहेगा। बच्चों मैं आपको बता दूं, हर बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, हर बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। इनफैक्ट मुझे भी पास में अगर कोई है तो वो भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, ये जो बोर्ड है ये भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन क्या होता है इनका एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा हो नहीं पाता है, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, भैया हम ऊपर से नीचे गिरते हैं तो अर्थ की तरफ हम क्यों आते हैं, अर्थ हमारी तरफ क्यों नहीं आता। अरे तो समझो ना बात को, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन चलो एफ जी लग रहा है यहाँ पे m, अरे अर्थ का मास कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा भैया। अर्थ का मास आप नहीं निकाल सकते हो, निकाल तो सकते हो, तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा है तो ये बहुत कम आएगा, इतना कम रहता है कि हमें समझ ही नहीं आता। देखो 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 इसको हम कैसे समझे इधर देखो, हम एक चुन्नू मुन्नू को ना आपस में पास में रखते हैं, ये इनके बीच में वो क्या बोल रहे हैं, छोड़ो अपन जल्दबाजी नहीं करते। इधर एक हमारी कन्या कुमारी और इधर हमारा है, अरे कोई होगा, आपस में ये लोग क्या हो रहा है देख रहे हैं, ठीक है। ये दोनों कितने हैं r डिस्टेंस है। चलो मैंने बोला कि यार इसका मास m1 बराबर मैंने बोल दिया 1 kg और ये भी m2 बराबर मैंने बोला 1 kg। एक स्टैंडर्ड में कैलकुलेट कर रहा हूँ कि वैल्यू कितनी कम होती है, और r बराबर है आपका 1 मीटर, तो f इक्वल टू क्या होता है g m1 m2 बाई r का स्क्वायर, g इधर 1 इधर 1 इधर 1 का स्क्वायर, फाइनली f इक्वल टू g और g 6.67 इंटू 10⁻11। बच्चे ये वैल्यू कितनी छोटी है, और बहुत छोटी है। देखो ना 10⁻3 इसका मतलब 0.001। अरे इतनी छोटी वैल्यू का क्या करूंगा मैं, लगता है फील ही नहीं होता है, लेकिन रहता तो जरूर है, ठीक है। अच्छा ये बात तो समझ में आई। मैंने यहाँ पे बोला था एक्सेलरेशन, तो कितने एक्सेलरेशन से गिरता है तो उसके लिए आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। लेकिन उससे पहले अर्थ के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि अर्थ है क्या, अर्थ का मास कितना है, अर्थ का रेडियस कितना है, अर्थ में क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है।